बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इस कहानी की इससे पहले आप 9 किस्तें सुन चुके हैं। अब 10वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ठीकरी नाम के गांव के पास मुझे खुद ही उतार देना। मुझे उस जगह का पता नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ। फिक्र न करो बादशाहो, चाहो तो आराम से सो जाओ, मैं जगा दूंगा। कंडक्टर ने इत्मीनान दिलाया। सोना मुझे क्या था, बहरहाल गर्म चादर अच्छी तरह लपेट कर और सर छुपा कर बैठ गया। तन के कपड़ों और इस गर्म चादर के अलावा उस वक्त मेरे पास एक दकियानूसी थैले में 2 जोड़ी शलवार कमीज और लंडे से मंगवाया हुआ एक कोट था। असले के तौर पर मेरी वास्कट की जेब में एक गरारीदार चाकू था, जिसकी मौजूदगी में मुझे वीरान मकामात पर रातों में घूमते हुए भी ज्यादा खौफ नहीं आता था। बस एक खास सुर में खड़खड़ करती रवा रही और न जाने कब मुझे गनूदगी सी आ गई। मैंने पाँव सीट पर ही रखकर घुटनों में सर छुपा लिया। मैं उस वक्त चौंका जब कंडक्टर ने जोर से मेरा कंधा हिलाया। ठीकरी आ गया था। मैं गनूदगी में लड़खड़ाता बस से उतरा और बस फौरन ही चल पड़ी। तहम कंडक्टर ने चलते चलते एक तरफ इशारा जरूर किया था, उधर है ठीकरी। बस के जाते ही मुझे एहसास हुआ कि चारों तरफ घटाटोप अंधेरा फैला हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और जिधर कंडक्टर ने इशारा किया था उधर कम अज कम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद किसी साहिब बसीरत को कुछ दिखाई दे जाता। मैंने जहन में नक्शे को ताज़ा करने की कोशिश की जो मिट्ठल शाह ने मुझे समझाने के लिए एक कागज़ पर बना कर दिया था। नक्शा जहन में आ गया, लेकिन मिट्ठल शाह ने यह नहीं बताया था कि जब घटाटोप अंधेरा छाया हो तब इस नक्शे से क्यों कर इस्तेफादा किया जा सकता है। दूर दूर तक कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि किसी बदरूह की मौजूदगी के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ लम्हे बाद मैंने गौर किया कि आसमान पर बादल छाए हुए थे और कहीं एक तारा भी झिलमिलाता दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ करीब ही कहीं से मुझे किसी नहर की बू आ रही थी। मिट्ठल शाह ने यही सबसे बड़ी निशानी बताई थी कि बस मुझे नहर के आसपास ही कहीं उतारेगी। मैंने नाग के सहारे नहर की तलाश शुरू की और कुछ देर बाद नाग ही के बल पर मैं गिरते गिरते बचा। अजीब खामोश तबा किस्म की नहर थी। मैं कच्चे पुश्ते पर चढ़ा तो मुझे अंदाजा तो हो गया था कि इसके अक्ब में नहर होगी, लेकिन जब मुझे पानी की सड़सड़ाहट सुनाई नहीं दी तो मैं परली तरफ ढलान से उतरता चला गया और गिरते गिरते बचा। कीचड़ वगैरह की बू से और फिर आंखें फाड़ पर देखने से मुझे अंदाजा हुआ कि नहर में पानी बराए नाम था। मौसम जो सर्दियों का था, मैं वापस नशीब में आ गया। मुझे मालूम था कि जिस तरफ बस गई थी उधर नहर पर पुल भी था और उसे पार करके मैं नहर के मतवाजी एक छोटी सी सड़क पर पहुंच सकता था। लेकिन मिट्ठल शाह ने बताया था कि उस तरफ से मुझे काफी बड़ा चक्कर काटना पड़ेगा। कच्चा रास्ता एक तरह से शॉर्टकट था। उस शॉर्टकट पर मैं कुछ दूर तक ही चला था कि बारिश शुरू हो गई और फिर वो भी नहायत जोरों शोर से। मैं बुखला गया और पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। मुझे दरअसल फिक्र ये थी कि मेरी वास्कट की जेब में रखे हुए नोट और मिट्ठल शाह का दिया हुआ रुका भी कर बेकार न हो जाए। ये कुछ अच्छा मालूम न होता था कि मैं अपनी मतलूबा जगह पर जा पहुंचता और एक सादा कागज निकाल कर कहता, जनाब ये जो आपको इस कागज पे कहीं कहीं नीले धब्बे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल अल्फाज थे और ये कागज दरअसल मिट्ठल शाह का दिया हुआ सफारशी रुका है। किसी बुखलाए हुए चौपाए की तरह पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ते हुए यकायक मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मुझे अब समत का तय्युन नहीं रहा। लेकिन सरदस्त मुझे इस पर कोई ख़ास तशवीश नहीं रही थी। मेरे कपड़े खासे भीग चुके थे और मुझे यकायक की ठंड भी लगने लगी थी। इसलिए फ़िलहाल मेरी नज़र में अहमियत सिर्फ पनाह की थी। बिलाकर मैं किसी ठोस चीज़ से टकराया। शुक्र है कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं टकराया था, वरना शायद खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती और मुझे हमेशा के लिए ही पनाह मिल जाती। टटोल कर देखने पर अंदाज़ा हुआ कि वो एक दरख्त था। कोई दरख्त मुझे ज़िंदगी में कभी इतना प्यारा महसूस नहीं हुआ था जितना इस वक्त वो दरख्त महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। हालांकि मुझे किसी भाई के बिछड़ने का तजुर्बा नहीं था क्योंकि मेरा कोई भाई था ही नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे यही तशबीह सूझी थी। इसी लम्हे शायद कुदरत को ख्याल आया कि इस शख्स को इतना ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। इसलिए बिजली चमक उठी और इस मुख्तसर से वक्फे में मैंने देख लिया कि जहाँ खड़ा था वहाँ वो दरख्त तनहा नहीं था, उसके और भी बहुत से भाई बंद मौजूद थे। ज़रा आगे दरख्तों का एक झुंड था, वहाँ मैं बारिश से ज़्यादा महफूज रह सकता था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। बर्क कई बार गूंदी और वक्फे वक्फे से मैं आगे बढ़ता रहा। फिर अंधेरे में भी मैंने हिफाजती अंदाज में बाजू आगे को फैलाकर सफ़र जारी रखा, हत्ता कि मैं एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां दरख्त इतने घने और गुंजान थे कि बारिश का एक कतरा भी नीचे नहीं पहुंच रहा था और ना ही तेज़ हवा जिस्म को चीर रही थी। यहां पहुंचकर मैंने सुकून की सांस ली और गौर करने लगा कि मेरी ये दुर्गत क्यों कर बन रही थी। काफ़ी गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गौर खोज का कोई फ़ायदा नहीं। जिनकी दुर्गत बननी होती है वो बहरहाल बनती ही है। जैसे दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि तकदीर में जो लिखा हो वो तो सहना ही पड़ता है।
बारिश जिस तेजी से आई थी शायद उसी तेजी से खत्म भी हो गई। एक जगह रुककर मुझे सोचना पड़ा कि अगर मैं समत तब्दील करूं भी तो किस तरफ जाऊं। ऐसा न हो कि जंगल से निकलकर खाई में जा गिरूं या जंगल के किसी ऐसे हिस्से में जा पहुंचूं जहां कोई फाका कश किस्म का लगड़ भग्गा या भेड़िया घात लगाए बैठा हो। बिलाकर मैंने चाकू खोलकर दाएं हाथ में थामा, थैला बाएं हाथ में लटकाया और नाक की सीध में चलने का फैसला किया। चंद मिनट में मैंने बमुश्किल चंद गज का फासला तय किया और ठिठक कर रह गया। काफी आगे एक जगह मुझे गालबन लंबी लंबी घास के अक में एक लम्हे के लिए रोशनी यूं मुतहरक नजर आई थी जैसे चंद जुगनू झिलमिलाए हों या फिर कुछ चिंगारियां उड़कर मादूम हो गई हूं। मैं अंदाजन उस मकाम पर पहुंचा जहां मैंने रोशनी की झलक देखी थी। चाकू मेरे हाथ में तैयार था और मेरे आसाब तने हुए थे। अचानक अंधेरे की दीवार की ओट से जैसे तोप का एक रोशन गोला मेरे चेहरे पर आन पड़ा। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा। बाद में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि मैंने चाकू से अंधाधुंध वार नहीं कर दिया। बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ तारीकी और जंगल का पुरहेत माहौल अपने शोभदे बाजियां दिखा रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि ऊंची और घने झाड़ झंकार की दीवार के अक में कोई छुपा हुआ था। उसने अचानक उठकर छोटी सी लालटेन मेरे चेहरे तक बुलंद कर दी थी। गालबन वो मेरे चेहरे का जायजा लेना चाहता था। घोर अंधेरे के बतन से निकलकर अचानक ही ये छोटी सी लालटेन सामने आई तो इसके मामूली सी रोशनी से भी मेरी आंखें चुंधिया गई। जब तक मेरी आंखों की चुंधाहट दूर होती तब तक लालटेन बरदार घूमकर झाड़ियों के अकब से मेरे ऐन सामने आ चुका था। तब मैंने देखा वो एक लड़की थी। अल्लाह तेरी शान, रात का ये पहर, घना जंगल, सन्नाटा, वीरानी और एक लड़की। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता था, वो भी किसी किसी फिल्म में। ताहम लड़की वैसी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। वो गालबन खाना बदोश थी, बंजारन किस्म की कोई चीज। उसका रंग सांवला, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई और होंठ भरे भरे थे। पूरे चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें ऐसी थीं जिनकी तारीफ में शायर गजलें लिखते हैं। कोई कोई लड़की ऐसी होती है कि सिर्फ आंखों की वजह से उसका पूरा चेहरा बहुत दिलकश मालूम होता है और अगर वो आंखें बंद कर ले तो दिल से उतरने लगती है। तहम इस लड़की में आंखों के अलावा भी कई चीजें काबिले जिक्र थीं। उसकी संडोल कलाइयां कोहनियों तक चांदी की मैली मैली चूड़ियों से भरी हुई थी। उसने जो लहंगा और अजीबो गरीब डिजाइन की मैली कमीज पहनी हुई थी उसके कपड़े से बिलाशुबा एक खैमा तैयार हो सकता था, मगर इतना भारी भरकम लिबास भी उसके जिस्म पर नाकाफी महसूस हो रहा था। बड़ा बागी किस्म का जिस्म था। उसके हाथ बड़े मजबूत नजर आते थे। बालों की लटें कंधों पर बिखरी हुई थी। फिल्मों में मैंने जो खाना बदोश लड़कियां और बंजारने वगैरह देखी थी उनका हुलिया भी काफी हद तक ऐसा ही होता है। बस फर्क सिर्फ ये था कि उनकी चोली और घाघरा अमूमन बड़ा जर्क बर्क होता है, गोटे किनारी वाला, और उसके सर पर अमूमन एक नुकीली सी टोपी जरूर होती है। शायद फिल्मसाज और हदायतकार की नज़र में ये ताज होता है। मालूम नहीं ये ताज खानाबदोश लड़की के पास कहाँ से आता है और रक्स के दौरान भी वो जिस तरह इसे सर पर जमाए रखती है वो एक अलग आर्ट है। मैं ही उसका नहीं, वो भी मेरा सरतापा जायजा ले रही थी और हथियार सिर्फ मेरे पास ही नहीं उसके हाथ में भी था। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक बालशत की छुरी जो चमकीली नहीं थी, मगर मुझे अंदाजा हो गया था कि उसकी धार यकीनन इतनी तेज थी कि बवक्ते ज़रूरत उससे शेप भी बनाया जा सकता था, बशर्ते कि वो किसी मर्द के पास होती। बिलाकर मुझे ही शर्म आई कि मैं एक मर्द होकर एक लड़की के सामने चाकू निकाले खड़ा था। चुनाचे मैंने उसे बंद करके वास्कर की जेब में डाल दिया। तब उसने भी छुरी अपने लहंगे की किसी पुरस्रार सी जेब में डाल दी। जेब क्या, शायद उम्र अयार की जंजबील थी जिसमें एक लम्हे के लिए कोहनी तक उसका हाथ भी गायब हो गया था। शक्ल से काफी बेवकूफ लगते हो, वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे एक झटका सा लगा और गैर इरादी तौर पर मैंने यूं चेहरे पर हाथ फेरा जैसे इस पर से हमाकत की अलामात मिटा रहा हूँ। पहली मुलाकात और पहला तबसरा, और वो भी ऐसा हिम्मत शिकन। वो खुद ही गोया अपने तबसरे की वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब है इस वक्त तो ज्यादा बेवकूफ नहीं लग रहे थे। मैं लालटेन को घास में छुपा कर झाड़ियों के दरमियान से तुम्हें देख रही थी। क्या ऐसे घटाटोप अंधेरे में तुम्हें मेरी शक्ल और इस पर बरसती हुई हमाकत नजर आ रही थी? मैंने संभलते हुए पूछा। अंधेरे में भी ज्यादा दूर से ना सही, लेकिन करीब से तो हम हर चीज साफ देख लेते हैं। हमारी आंखें आदी हैं अंधेरे की। उसके कलेजे में हल्की सी चौकी थी। तुम तन्हा हो? मैंने पूछा। हाँ, क्यों? हमला करना है मुझ पर? उसने बदस्तूर शौकी से पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, नुकसान में रहोगे। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आई कि उल्टे हाथ का एक थप्पड़ रसीद करके और दो चार पटकियां इसे देकर पहले तो इसकी अकड़ फूं निकालूं फिर आगे बात करूं, मगर इस ख्वाहिश को दबाते हुए मैंने हत्तुल इम्कान नरमी और मुलामत से कहा, मेरे पूछने का मकसद ये था कि रात को इस वक्त तन्हा इस जंगल में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? डर? जंगल से कैसा डर?
वो संजीदगी से बोली, यहाँ तो ये बेजरत से दरख्त होते हैं या छोटे मोटे जंगली जानवर जो इस वक्त तक अमूमन कुछ नहीं कहते जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए। इंसान को डरना है तो शहरों से डरे, ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहरों से, जहाँ लोग बगैर छेड़े ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, धोखे से हमला करते हैं और ताकतवर हमेशा कमजोर को कुचल देता है। कम वक्त फलसफा बिगाड़ रही थी। मेरी समझ में ना आया कि क्या कहूँ। वो एक गहरी सी सांस लेकर बात जारी रखते हुए बोली, जंगलों से क्या डरना, जंगल ही तो हम जैसे लोगों का घर होते हैं। जिंदगी जंगलों में गुजर गई है, बल्कि मेरी माँ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बताती थे कि मेरी तो पैदाइश भी जंगल में हुई थी। वो उस वक्त लकड़ियाँ चुनने गई हुई थी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम भी लकड़ियाँ चुनने आई हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा मतलब समझते हुए मुझे उसने गालबन घूंसा रसीद करने का इरादा किया, मगर न जाने क्या सोचकर मुलतवी कर दिया। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसने धीमे से लहजे में कहा। जाने क्यों उसने ये वजाहत जरूरी समझी थी, वो कि ये अंदाजा मैं खुद भी कर चुका था। दफातन मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ कर क्या रही थी? ये सवाल मैं सबसे पहले करना चाहता था, मगर गुफ्तगू का आगाज ही जाने किस ढप पर हुआ था। हालात दरअसल ऐसे हैं कि मुझे अपने बाप के हाथ का पका हुआ खाना खाना पड़ता है। वो ठंडी सांस लेकर बोली। और वो गो के बरसों से खाना पका रहा है, मगर अभी तक उसे मालूम नहीं हो सका कि चीज़ों को गलाया कैसे जाता है। और दिन भर की मेहनत मुशक्कर के बाद मेरा पेट चूंकि वाकई दोजक बुना हुआ होता है, इसलिए मैं जो कुछ सामने आता है खा जाती हूँ और बहुत ज़्यादा खा जाती हूँ। आम तौर पर मैं लक्कड़ हजम, पत्थर हजम की मिसाल बनी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलसुबह की बजाय रात के किसी पहर जंगल का रुख करना पड़ जाता है। मैं समझ गया। मैंने जल्दी से उसकी बात काट कर कहा, समझ गए हो तो अब मुझे भी समझाओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैंने कहा। वो तो मैं उस वक्त समझ गई थी जब मैंने तुम्हें किसी शक्की मिजाज लोमड़ी की तरह मुंह उठाए झाड़ी के करीब आते देखा था। वो बोली, मैं पूछना दरअसल ये चाहती थी कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, शायद तुम समझ न सको। मैंने ये सोचकर कि वो एक चिट्ठी अनपढ़ लड़की है, हिचकिचाते हुए कहा, इस इलाके में सज्जाद एंड कंपनी के नाम से कंपनी समझते हो ना? वो तो कंपनी पड़ाव डाले हुए है, कोई सड़क और पुल बना रही है। मुझे इसके मालिक सज्जाद साहब से मिलना है। अच्छा, उसकी आंखें न जाने क्यों कुछ फैल सी गई थी। तुम्हारी वाकफियत है सज्जाद साहब से? दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ, दोस्त ही समझ लो। मैंने ये मामूली सा झूठ बोलने में कोई हर्ज न समझा। मेरा ख्याल है अगर तुम उन्हें अपने अब्बा का दोस्त कह लो तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वो उम्र में तुमसे तकरीबन 3 गुना बड़े हैं। वो संजीदगी से बोली। मैं झींपने या शर्मिंदा होने की बजाय इस ख्याल से उछल पड़ा कि वो सज्जाद साहब को जानती थी। तुम इनसे वाकिफ हो? मैंने तस्दीक चाही। इस इलाके में कौन इनसे वाकिफ नहीं? वो ठंडी सांस लेकर बोली। वैसे वो खुद बहुत कम लोगों से वाकिफ हैं, हत्ता कि मुझसे भी वाकिफ नहीं है। शायद उनकी उम्र का तकाजा है, वरना यहाँ तकरीबन हर शख्स मुझसे वाकिफ है या वाकिफ होने की कोशिश में लगा रहता है। एक तो तुम बातें बहुत करती हो, मैंने कहा। मैं अब उसकी फालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। ये बताओ कि तुम मुझे सज्जाद साहब तक पहुंचा सकती हो? इस वक्त वो गोया सोच में पड़ गई। वो नाराज नहीं होंगे, मैंने वसूख से कहा। और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम दूर से मुझे उनका ठिकाना दिखाकर अपने घर चली जाना। फिर जैसे अचानक ही मुझे ख्याल आया, घर कहाँ है तुम्हारा? घर? वो खुद एहतजाई से अंदाज में मुस्कुराई। पुराने चीथड़ों और टाट के पेबंदों से बने हुए खैमों को अगर तुम घर कहते हो तो इस इज्जत अफजाई पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। वो बड़ी शाइस्ता पंजाबी में गुफ्तगू कर रही थी। बहरहाल मेरा वो शानदार घर सज्जाद साहब के ठिकाने से ज़्यादा दूर नहीं है, और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि सज्जाद साहब का ठिकाना भी यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं है। मेरे पीछे आ जाओ। वो अचानक ही मुड़ी और लालटेन को कदरे एहतियात से धीरे धीरे झुलाती आगे चलती। मुझे उसके लफ्ज़ों के सहर से आज़ाद होने में चंद सेकंड लगे और मैं लपक कर उसके पीछे हो लिया। घने जंगल में समत का अंदाज़ा नहीं रहता, मगर वो जैसे हर दरख्त और उसके हदूद व हरबा से वाकिफ थी, और यूं तेज़ी से कभी दाएं कभी बाएं मुड़ती जा रही थी, जैसे कोई सबा रफ्तार मछली पानी के मुखालिफ भाव में अपना रास्ता बनाती जा रही हो। रोशनी बहुत मध्यम थी और उसका लिबास बेहद भारी भरकम। इसके बावजूद उसकी चाल देखना अपने आप को आजमाइश में डालने वाली बात थी। मैं कोशिश करने लगा कि नज़र झुकाकर सिर्फ उसके पैरों तक महदूद रखूं जो जूतों से महरूम थे। इसके बावजूद ज़्यादा बदनुमा या बेहंगम नहीं थे। हम ज़्यादा नहीं चले, अचानक ही जंगल से निकल आए। मैंने अपने आप को चटील मैदान में पाया। बादल झड़ चुके थे और नामुकम्मल सा चांद गोया लंगड़ाता हुआ उनकी ओर से निकल आया था। बारिश का पानी ज़मीन जज्ब कर चुकी थी और अब खनक हवा में मट्टी की सूंधी खुशबू रची हुई थी। धुंधली चांदनी में दूर मुझे एक वसी रकबे में अजीब अजीब से हेवले बिखरे हुए नजर आ रहे थे और लड़की का रुख उस तरफ था। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने उसके शाना बशाना होते हुए पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने उसके शाना बशाना होते हुए पूछा। लाली, उसने जवाब दिया और मजीद कुछ न बोली। वो अब बेहद संजीदा नजर आ रही थी और जैसे किसी और ही ख्याल में उलझी हुई थी। मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। कुछ और आगे पहुंचे तो वो हेवले कदरे साफ दिखाई देने लगे। मैंने देखा कि बहुत वसी रकबे पर चार दीवारी के से
अंदाज में खारदार तारें लगी हुई थी। उस जंगले से बाहर कतारों में छोटे छोटे टीलों की तरह पत्थरों की 50 ढेरियां लगी हुई थी। खारदार जंगले में कहीं तारकोल के ड्रम खड़े थे और कहीं कतार में 2 हैकल मशीनें खड़ी थीं। क्रेन, रोड रूलर, मिक्सर, ट्रक, बलडोजर, जीपें और ना जाने क्या क्या लाबला कहीं पड़ी हुई थी। कहीं लोहे के गार्डर तरतीब से चुने हुए थे तो कहीं सरिये के अंबार लगे हुए थे। गर्ज के तामीराती सिलसिलों में इस्तेमाल होने वाला न जाने क्या क्या सामान और कैसी कैसी मशीनरी वहां मौजूद थी। खारदार तारों के अंदर ही एक मकाम पर गोया साजोसामान की हदूद खत्म हो रही थी। इससे आगे तरतीब से छोटे बड़े और कदरे रंगारंग किस्म के खैमे लगे हुए थे। एक गोशे में चंद ऐसे कमरे भी नजर आ रहे थे जैसे एक आर्जी रहायशगाह तैयार करने की कोशिश की गई हो। इधर का जायजा लेने के बाद मैंने लाली की तरफ देखते हुए कहा, कुछ अजीब सा नाम है तुम्हारा, लाली। लाली का क्या मतलब? लाली का मतलब तो गालबन सुर्खी होता है। मैंने आसान लफ्जों के मुश्किल मानी ढूंढ लिए। और अब तुम कहोगे कि मुझ में तो सुर्खी का कहीं नामो निशान भी नहीं है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तो काली हूँ। नहीं खैर, काली तो नहीं, अलबत्ता सांवली हो तुम, बंगालन लगती हो, खासकर इन साहिर आंखों की वजह से। मैंने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। चलते चलते एक लम्हे के लिए रुक कर उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं दर हकीकत उसकी तारीफ करना चाहता था और मैंने जो कुछ भी महसूस किया था सदके दिल से कह डाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अल्फाज को उसने तारीफ पर महमूल किया था या तजलील पर। वो खुश थी या बरहम, ये भी मैं अंदाज़ा नहीं कर सका था। बस एक लम्हे के लिए मेरी तरफ गहरी नज़र से देखकर वो दोबारा चल पड़ी थी और झील की तरफ पुरस्कून रही थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोली, हम खाना बदोशों में नाम ऐसे ही होते हैं, कुछ अजीबो गरीब से। बाज़ औक़ात तो वो नाम नहीं, शख्सियत पर तंज मालूम होते हैं। एक लड़की है, उसका नाम नूर जहां है, मगर वो आंखों के नूर से महरूम है। मैंने सुना है नूर जहां हिंदुस्तान की मलका थी, हमारी बरादरी की नूर जहां भीख मांगती है। कमबख्त ने फिर दिल पर बर्छी ही मार दी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे इससे मजीद गुफ्तगू से हत्तुल इम्कान परहेज करना चाहिए, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। इसी दौरान मैंने देखा कि खारदार तारों की हदबंदी से काफ़ी आगे मजीद बहुत से खैमे लगे हुए थे, लेकिन ये सही मानों में खैमे नहीं थे। बस फटे पुराने कपड़ों और कंबलों वगैरह के टुकड़ों को जोड़कर कुछ मुड़ी तुड़ी लकड़ियों के ढांचों पर डाल लिया गया था। लाली यकीनन इन्हीं में से किसी में रहती थी। खाना बदोशों के इस किस्म के खैमे में बार बार देख चुका था। दफतन खारदार तारों के करीब शलवार कमीज में मलबूस एक लंबा तड़ंगा शख्स न जाने किस तरफ से आ बरामद हुआ। उसके एक हाथ में राइफल थी और दूसरे में टार्च। उसने दूर ही से हम दोनों के चेहरों पर टार्च से रोशनी डाली। मेरी आंखें चुंधिया गई थीं। लाली ने जेर लब उस शख्स को एक अजीबो गरीब गाली दी जिसकी मानवीयत पर गौर करने से इंसान के रूंगटे खड़े हो सकते थे। हम खारदार हदबंदी के करीब पहुंचे तो मैंने देखा उसमें तारों ही के जाल से तैयार शुदा एक बड़ा सा दरवाज़ा भी था, जिसे खोलकर वो चौकीदार किस्म की शख्सियत बाहर आ गई। वो ढेर उम्र था और गोया मुकाबला मूछ परवरी में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा था। उसकी मूछें क्या थीं? बस 2 सेहतमंद गिलहरियों की दुमें तनी हुई थीं। उसने अजीब अंदाज से हमारा इस्तकबाल किया। चुंदी चुंदी आंखों से लाली को घूरते हुए बोला, अच्छा तो ये है तेरा यार जिसकी खातिर तू किसी को घास नहीं डालती। मैं भी कहूँ ये हर चौथे पांचवें रोज आधी रात को क्यों जंगल की तरफ दौड़ी जाती है। आज इस रोशनी में ले ही आई। फिर उसने मुझे शर्फ जायजा बख्शा और गालबन जेरे मूछ तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। लोंडा तो ठीक ठाक ही ताड़ा है, कड़ियल जवान है, शक्ल का भी बुरा नहीं। कहाँ से घेरा है ये बकरा? मैं अगर नौकरी की तलाश में ना आया होता तो उसकी राइफल और तनदोष की परवाह किए बगैर इस तौहीन अमेज तर्जे तकल्लुम पर मैं उसकी मूछें उखाड़ कर उसके हाथ पर रख देता। लेकिन लाली ने उसी लम्हे उसे जो 3-4 फसी और बलीग किस्म की गालियां दी, वो उसके आबाओ अजदाद की रूहों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी, मगर वो उन्हें बड़े सब्र और सुकून से पी गया। लाली ने गालियों से सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, ये मेरा यार नहीं, बड़े साहब का मेहमान है। बारिश में रास्ता भूल कर जंगल में भटकता हुआ फिर रहा था, इत्तफाकन मुझसे टकराया तो इधर ले आई। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैंने इसे सही जगह तक पहुंचा दिया, आगे तुम बड़े साहब तक पहुंचाओ या ना पहुंचाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो मुड़ी और अपने उसी बिलियों वाले अंदाज में गोया हलकोरे लेती खारदार तारों के साथ साथ उधर को चल दी जिधर खाना बदोशों के खैमे नजर आ रहे थे। बड़े साहब, इन 2 अल्फाज में गोया जादू था जिससे चौकीदार न सिर्फ एक झटके से इंसानियत के जामे में आ गया, बल्कि उसने हड़बड़ाकर दोनों एड़ियां जोड़कर और राइफल सीधी करके मुझे एक जोरदार सल्यूट भी दे मारा। जिंदगी में यह मेरे लिए पहला गार्ड ऑफ ऑनर था। मैंने नहायत तपाक से उसका जवाब दिया और न सिर्फ चौकीदार की गलत कलामी को माफ़ कर दिया बल्कि उससे गर्मजोशी से मुसाफा भी किया जिस पर उसकी जान में जान आई। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो मुझे फ़ौरन सज्जाद साहब के पास पहुंचा दे, तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब वो नाराज़ तो नहीं होंगे? वो आज रात ही खुद कार ड्राइव करके लाहौर से यहाँ पहुंचे हैं और शायद अभी सोए हैं।
थोड़ी देर पहले तक उनके कमरे में बत्ती चल रही थी। भाई नाराज होंगे तो मुझ पर होंगे, तुम बस मुझे पहुंचा करके सिखाना, मैंने कहा। उसने यूं सारी लाया गोया ये कोई बेहद अहम नुक्ता हो जो बड़ी मुश्किल से उसकी मोटी अकल में आया हो। फिर उसने मुझे पीछे आने का इशारा किया। मैं उसकी रहनुमाई में कारदार तारों की हदबंदी में मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान चकराता हुआ चल दिया। एक जगह मैंने लकड़ी की बलियों पर बिजली के मोटे मोटे तार भी तने हुए देखे। ये तार शायद दूर कहीं किसी खंबे से मुंसलिक थे। बिलाकर हम उसी गोशे में आ पहुंचे जहां आरजी सी रहाइशगाह के अंदाज में तामीर शुदा 4 कमरे मौजूद थे। चौकीदार ने उनमें से एक के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक उसने आहिस्ता ही दी थी, लेकिन दरवाज़ा चूंकि लोहे की चादर का था इसलिए रात के सन्नाटे में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हुई थी। फौरन ही अंदर से गुंजीली आवाज़ आई, कौन है? साहब जी, ये आपका कोई मेहमान आया है। चौकीदार ने सिर्फ इतना कहा और फौरन वहां से खिसक लिया। आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि सज्जाद साहब अभी सोए नहीं थे। इस एहसास से मेरी कुछ ढहारस बनी। कमरे की छोटी सी सलाखदार खिड़की में पर्दे के अक्ब में रोशनी नजर आने लगी और इसी लम्हे कमरे की पेशानी पर लगा हुआ एक बल्ब भी रोशन हो गया, जिससे मैं रोशनी में नहा गया। लोहे का दरवाज़ा जंग कलूद कब्जों की घर घर के साथ खुला और खूबसूरत नाइट गाउन में एक पुख्ता उम्र शख्स मेरे सामने आन खड़ा हुआ और उसके साथ ही धीमी धीमी मर्दाना सी खुशबू का झोंका मेरे नथनों से टकराया। वो वजिया और दराज का शख्स था, मुझसे भी कुछ निकलता हुआ। रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी और लंबे लंबे बाल जो इस वक्त बिखरे हुए थे इनमें सफ़ेदी गालिब थी और वो भारी भरकम और बारोब था। उन्हीं लोगों में से था जिनका बुढ़ापा भी काबिल रश्क मालूम होता है। तो ये हैं सज्जाद साहब, मैंने सोचा। वो भी बगौर मेरा जायज़ा ले रहे थे। पेशानी पर शिकने थी और अंदाज से साफ जाहिर था कि वो सोच रहे हैं क्या ऐसा भी कोई मेहमान हो सकता है। मैंने खामोशी से मिट्टल छा का रुक्का उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने रुक्का पड़ा, एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर शायद असरनो पूरा रुक्का पड़ा। बिलाकर उन्होंने एक तवील सांस ली। ऐसी सांस अमूमन इंसान उस वक्त देता है जब वो लफ्ज़ों में खोदा पहाड़ निकला चूहा नहीं कह पाता। उन्होंने उंगलियों से अपने मुंतशिर बालों में कंघी की, फिर दोनों हाथ गाउन की जेबों में ठोसते हुए बोले, अमली ज़िंदगी में आए मुझे 30 साल हो चुके हैं। आज तक मैंने हज़ारों आदमियों को मुलाजम रखा है और बड़े बड़े अजीब हालात में बड़े बड़े अजीब आदमी मेरे पास मुलाजमत की दरख्वास्तें लिए हुए आए हैं, लेकिन रात के इस पैर आज तक कोई शक इस तरह रुक्का लेकर मुलाजमत के लिए नहीं आया, और वो भी एक वीराने में इस किस्म के प्रोजेक्ट के दौरान। साइट पर क्या तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं खज्जल सा हो गया। मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद भी ये मालूम नहीं था कि मैं वक्त का एहसास किए बगैर अचानक ही मुंह उठाकर मिट्टल शाह के डेरे से क्यों चल पड़ा था। सज्जाद साहब ने शायद मेरी खजालत को महसूस कर लिया और गोया उसकी तलाफी के लिए मुशफ़क़ाना अंदाज में मुस्कुराए, खैर अंदर आ जाओ। वो मुड़ते हुए बोले। मैं उनके पीछे अंदर चला गया। कमरे को बाहर से देखकर मैंने जो अंदाज़ा कायम किया था, अंदर से वो इससे बहुत मुख्तलिफ था और बेहद वसी भी। वो एक साफ़ सुथरा कबाड़ खाना मालूम होता था। एक कोने में तपाई पर एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था जिससे नफीस किस्म के मलबूसात झांक रहे थे। एक तरफ स्टैंड पर कुछ हैंगर लटके हुए थे जिनमें से 2 पर सूट और टाइयाँ मौजूद थीं। दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे आवेज़ा थे। एक मेज़ पर गालबन प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए कुछ मॉडल्स भी रखे थे। एक गोशे में मोटे से मैट्रेस वाला बेड लगा हुआ था जिस पर वलायती कंबर यूं समेटा पड़ा था जैसे कोई चीता गोल मोल सा होकर घात लगाए बैठा हो। कमरे में सबसे ज्यादा बड़ी चीज एक मेज थी जिस पर एक टेबल लैंप रोशन था और दुनिया भर के कागजात, फाइलें, रजिस्टर्ड किताबें, नक्शे, स्टेशनरी और ना जाने क्या क्या अला बला किस्म की चीज़ों का अंबार था। एक खुली फाइल पर मोटे से फ्रेम की नज़र की ऐनक भी पड़ी थी। कमरे में लोहे के फ्रेम की कई कुर्सियां भी मौजूद थीं। सज्जाद साहब ने मेज से एक डब्बा उठाकर एक सिगार निकालकर सुनहरे लाइटर से सुलगाया और अपने बेड पर जा बैठे। मुझे उन्होंने करीब ही एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कपड़े का थैला मेरे हाथ में ही था। सज्जाद साहब ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह अपना देहातियों वाला ट्रेडमार्क तो कहीं रख दो, या इसमें कोई बहुत ही कीमती चीज़ है। मैंने कदरे कसियाना होकर थैला एक कुर्सी पर रख दिया। सज्जाद साहब गोया मेरी हालत से महफूज हो रहे थे और जानबूझकर ऐसे जुमले बोल रहे थे। हंसी उनके होंठों के गोशों से झलकती पड़ रही थी। उनके मुंह से इस्तिज़ा या फिक्रे भी बुरे महसूस नहीं होते थे। वो काफ़ी खुश मिजाज आदमी मालूम होते थे। कोई इस्तिज़ाइया बात करते थे तो जल भुनकर नहीं करते थे। तो तुम्हें मिट्टल शाह ने भेजा है। उन्होंने सिगरेट का कश लेकर इस अंदाज से कहा गोया हमारे दरमियान काफ़ी देर से गुफ्तगू जारी थी। वो बदमाश अभी तक जेल नहीं पहुंचा। मैं तो हर मुलाकात पर उसके बारे में यही पेशेनगोई करता हूं कि एक ना एक रोज़ वो जेल की रोटियां तोड़ रहा होगा। उनके लहजे में उस बड़े भाई की शफकत थी जो शरीर छोटे भाई का तस्करा कर रहा हो। आपकी पेशेनगोई पूरी होने में बस थोड़ी सी ही कसर रह गई थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा,
सज्जाद साहब संभल कर बैठ गए। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी झलक आई। क्या हुआ था? उन्होंने तेजी से पूछा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, हकीकत हाल बता देने में मुझे कोई हर्ज महसूस नहीं हुआ। मैंने मुख्तसर उन्हें सारा किस्सा सुना दिया, जिसके दौरान उनके चेहरे के तासरात बदलते रहे। मिटल शाह के छुटकारे की सुनकर उन्होंने गैर महसूस तौर पर इत्मीनान की सांस ली। बदमाश बच ही गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मालूम नहीं कहाँ गया होगा। अजीब ही आदमी है, उसका कुछ पता नहीं होता किस वक्त क्या कर गुजरे। मेरे पास ही आ जाता। मैं 4-5 रोज बाद पेरिस जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चले चलता। कुछ आवारा गर्दी हो जाती। वो मुझसे नहीं, गोया अपने आप से बातें कर रहे थे। मिटल शाह के करीब रहते हुए और उसकी बेतकल्फी देखते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो खास आदमी था। उसके बासलाहियत होने में मुझे कोई शक नहीं था और मुझे ये भी मालूम था कि खासे बड़े इलाके में उसके नाम का चर्चा था। लेकिन मेरे ख्याल में बस वो पसमानदा इलाके में लोगों को बेवकूफ़ बनाने और उनके एकात से खेलने वाला एक शातिर आदमी था, जिसने इस धंधे में और कुछ ज़मीनों से काफ़ी दौलत कमाई थी। लेकिन मुझे ये एहसास कभी नहीं हुआ था कि पढ़े लिखे मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद लोगों के हलकों में भी उसके बेतकल्लफ़ाना आशनाई और दोस्तियाँ होंगी, क्योंकि मैंने अपने मुख्तसर से दौरे मुलाजमत में उसके पास कभी किसी ढंग के आदमी को आते नहीं देखा था।